चलो लिखो नेक्स्ट चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन है ना। लिख लिए, सुनो ध्यान से। इसमें होता क्या है, मान के चलो हम एक ये ब्लॉक बना लेते हैं कोई, और इधर जो माध्यम है वो मान लेते हैं, जो ब्लॉक जो जिसका बना है वो कांच का बना हुआ है। काय का बना हुआ है? ठीक है। तो ये इधर हम मान लेते हैं है क्या, वायु, और ये जो बना हुआ है वो काय का है? कांच का। तो आपने देखा होगा कि प्रकाश वायु में भी जा सकता है और कांच में। किसमें जा सकता है? वायु में भी जा सकता है और कांच में। अब इसमें देखना ये है कि प्रकाश का अपवर्तन हम होता आखिर क्या है। तो जैसे इस पर कोई प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है, समझ में आ रही बात? ये कौन सी किरण है? पिछले वाले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण, समझ में आ रही बात? ये क्या है बताओ? आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कैसे जाती है? दूसरे माध्यम, मतलब इधर एक माध्यम वायु था और ये दूसरा माध्यम कांच है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बात समझ में आ गई? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का तात्पर्य यह है, इसे ऐसा सीधा जाना चाहिए था पर ये सीधी न जाकर कहाँ की ओर, इधर की ओर झुक गया। तुझे इसका जो मार्ग था वो हो गया कैसा? विचलित हो गई है। ठीक है। तो जी कौन सी किरण है बताओ? अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। और वायु यहाँ पर जो है माध्यम वो कैसा है? विरल है। और ये कांच जो माध्यम है वो कैसा है? सघन है। समझ में आ रही बात? वायु जो है वो कैसे है? विरल है, और कांच जो है वो आपका कैसा है? सघन है। तो पहली बात तो ये है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर? सुनाओ। लिख पाएंगे? लिख लीजिएगा। हाँ, यही हेडिंग, लेसन का नाम भी यही है और पहली हेडिंग भी यही है। बोलना पड़ेगा क्या? लिख लीजिएगा। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देख लिया? तो ये बिंदु जानते ही हो, कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। इसी बिंदु पर हम एक लंब खींच लेते हैं, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? अभिलंब। समझ में आ रही बात? ये आपका कहलाता है क्या? अभिलंब। ये है कोण आई। कौन सा कोण है? आई। बताओ इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो ये जो है वो आपका क्या है? आपतन कोण। फिर ये, इसे हम कह देते हैं आर। बताओ ये क्या है? परावर्तन नहीं बेटा, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? तो ये हो गया आपका कौन सा कोण? अपवर्तन। क्लियर? हाँ, अगर इसमें कोई एक बात पूछे कि आपको बताओ आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? बताओ किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसमें एक बात और भी है। अभी ये प्रकाश की किरण किससे किसमें? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। कहां से जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो ये कहां की ओर? अभिलंब की ओर झुक रही है। कहां की ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब यही अपोजिट होगी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वह किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। कहां हट जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। बात समझ में आ गई? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? ये चित्र बना लीजिएगा। बनाओ। चलो, इसके बाद नोट डालकर लिखना है आपको। सुनो ध्यान से, क्या लिखना है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लिख पाएंगे? लिखो नोट में फर्स्ट पॉइंट डालकर। नोट में फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुक जाती है। सेकंड पॉइंट आगे लिखूं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। लिख लिया बेटा? अब नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, प्रकाश के अपवर्तन के नियम।
प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बना लिया नहीं? उसमें लिखो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। फर्स्ट पॉइंट डालकर हेडिंग बना लो, प्रथम नियम। प्रथम नियम। बना लिया हेडिंग? सुनो ध्यान से, प्रथम नियम क्या है बताओ। ये क्या है? आपतितकरण। ये क्या है? बेटा देखो ध्यान से, ये बताओ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आपतन बिंदु। और ये क्या है? तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गई बात? क्या? आपतितकरण, अपवर्तितकरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? सुनाओ। लिख लेंगे? लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रथम नियम के बाद कौन सा नियम? द्वितीय नियम। सुनो ध्यान से, क्या करना है? सुनना है ध्यान से। सुनो ध्यान से। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। बात समझ में आ गई? काय में किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। सुनाओ। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। काय के लिए? किन्हीं 2 माध्यमों के लिए काय की आपतन कोण की ज्या को इंग्लिश में कहते हैं साइन। सुना है साइन? साइन थीटा कॉस थीटा। तो ज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइन। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। क्या लिख रहा है उसमें? क्या लिखना नहीं है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का छूट गया है ना। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए, यहाँ लिखते हैं एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए। ठीक है? किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, इसे यहाँ नहीं लिखना है ना। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए ऐसा कर, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। सुनाओ।
इन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकाश की किरण अपवर्तन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया सुनाओ। इन्हीं दो माध्यमों के लिए आप एक ही रंग की प्रकाश की किरण सर और मिटा सुनाओ। सुनाओ। लिख लेंगे? यस सर। लिख लीजिएगा। लिख लिया बेटा? यस सर। अब सुनो ध्यान से। आपतन कोण की ज्या, तो बताओ आपतन कोण क्या है? आई है, यस सर। और ज्या को अंग्रेजी में कहते हैं साइन, सो ये हो गया साइन आई। अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण ये है क्या? आर, तो ये हो जाएगा साइन आर बराबर कांस्टेंट, हिंदी में लिख देते हैं नियतांक। ठीक है, और इसे ऐसा भी लिख देते हैं चाहे साइन आई अपॉन के साइन आर बराबर एन, जहां एन एक नियतांक है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इतना और नोट कर लीजिएगा उसी के आगे से। हाँ हाँ, इसके बाद लिखो जहां एन नियतांक है, जहां एन नियतांक है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कोई और नेम कहते हैं ना? क्या द्वितीय नेम। लिख लिया बेटा? इसके बाद आप नोट डालकर लिखेंगे। सुनो ध्यान से। प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार स्नेल के नियम से पूछ लिया जाता है, तो हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम। ठीक है, तो नोट डाल लिखो। लिखो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसे कहते हैं स्नेल का नियम? द्वितीय नियम। हाँ, तो उसमें नोट डालकर लिख दो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो देखना ये है, आपने हेडिंग बना ली अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को वैसे हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उसे हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक अपवर्तनांक। या कह सकते हो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ रही बात? सापेक्ष अपवर्तनांक, और अगर देखा जाए, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक भी है वो किसी न किसी के सापेक्ष ही होता है। पर हमने पर्टिकुलरली ये बात मान ली है कि वायु की जब सापेक्ष होगा या निर्वात के जब सापेक्ष होगा तो उसे हम मानेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही? मतलब कि सामान्यतः जो अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं वो किसी न किसी के सापेक्ष होता है। अच्छा, सापेक्ष का मतलब समझते हो ना? किसी से जो किसी एक से तुलना की जा रही होगी, है ना, तो किसी न किसी के साथ यदि वो तुलना करी जा रही है, किसी न किसी को मानक मानकर उसका हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कह देते हैं वो उसके सापेक्ष है। तो अपवर्तनांक सामान्यतः दो प्रकार के हो गए, एक कौन सा? निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग बना ली अपवर्तनांक। इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के हेडिंग बनाओ निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसी के अंदर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सुनो ध्यान से। क्या लिखा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। सुनो ध्यान से। एक माध्यम के जब प्रकाश की किरण निर्वात से कैसे निर्वात या वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उन माध्यमों में चालों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी चालों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्रकाश का निर्वात में चाल तथा वायु में प्रकाश की निर्वात में चाल या किसी माध्यम में चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आखिर जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो क्या है? चालों में अनुपात। बात समझ में आ रही? बताओ, बता पाएंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब प्रकाश निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आ रही? जब प्रकाश निर्वात या वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें इसकी चालों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? यदि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c है, क्या है? प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो इसके बराबर हो जाएगा क्या? n। यही है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर? लिख पाएंगे? लिखो। बोलना पड़ेगा क्या? बोले? लिखो। जब प्रकाश निर्वात निर्वात या वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो इनकी चालों के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चालों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया? अब नई लाइन से लिखो। यदि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल v, यदि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल v और माध्यम में प्रकाश की चाल v है तब, माध्यम में प्रकाश की चाल v है तब। नेक्स्ट लिखो सापेक्ष अपवर्तनांक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सापेक्ष अपवर्तनांक लिख पाए? सुनो भाई। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आ गई क्या?
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। सुनाओ। नहीं है समझ। देखो पहली बात तो आधा जो है आधे शब्दों में तो परिभाषा ही है कि नहीं है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। सुनाओ। लिख लेंगे। लिखो। देखो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों की अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता देखिए। अब सुनो ध्यान से। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे यदि एक माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तब अपवर्तनांक n बराबर v1 अपॉन के v2। समझ में आ रही बात। लिखो। लिख लेंगे। लिखो। v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2। नई लाइन से लिखेंगे ना। एक माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तब इतना लिखेंगे। सुनना ध्यान से। अब इसमें क्या कहा गया। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो जो इसके सापेक्ष होता है इसलिए उसे हम वन। एक माध्यम का तो यहाँ कह दिया 1 और दूसरे माध्यम के सापेक्ष तो यहाँ कह दिया 2। यहाँ जो लिखा जाएगा उसके सापेक्ष होगा। जिस माध्यम का होगा उसको यहाँ लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। बस इतना नोट कर लीजिएगा। बन भी लगा। हाँ बेटा बन भी लगाना और 2 भी लगाना। क्या मन में कैसे आएगा। कैसे बोलेंगे 1 and तो हाँ ये से बोलेंगे 1 and 2। 1 and 2। जहाँ एक जो ये लिखा है वो एक माध्यम के सापेक्ष है और इधर जो लिखा होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। आ गई। हटाएं इसे। यस सर। अब सुनो ध्यान से। अगर यहाँ हम लिख दें 1 and 2 तो इसका मतलब बताओ क्या है। इसका मतलब है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई। इसको और या ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान रखना काय का। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों टाइप से लिखा जा सकता है।
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? ये पहले वाले माध्यम। अब इसमें क्या लिखा? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष या पहले माध्यम के सापेक्ष। अब ये कांच, अब बताओ ये जो प्रकाश की किरण काय से काय में, वायु से कांच में जा रही है, तो ये किसका किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि उसके चारों ओर जो है वो क्या है? वायु है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अच्छा, अगर इसी बात को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वायु के सापेक्ष कांच। अब इतनी पर देखो इतनी सारी थ्योरी हर बार लिखी नहीं जाएगी, तो उसके लिए हम शॉर्ट टर्म निकालना सीख लेते हैं। कैसे? ये क्या है? वायु, और ये क्या है? कांच। वायु को इंग्लिश में बताओ क्या कहते हैं? एयर। कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास, है ना। और एयर मतलब उसके पहला अक्षर ए एन, और गिलास जी, इसको लिख दिया ANG। तो इसका मतलब बताओ क्या हो गया? काय का एक माध्यम, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या हो गया इसका मतलब बताओ? क्या हो गया इसका मतलब? क्या हो गया? अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या नहीं, वो कांच के सापेक्ष पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसी का दूसरा वाला लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे हम? कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। काय के सापेक्ष? काय के सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। समझ में आ रही बात? जी सर। अगर लिखा हो GNE, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्लियर? अच्छा, अगर लिखा हो ANW, W फॉर वाटर, वाटर माने पानी, तो ये क्या हो जाएगा इसका मतलब? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या पानी का अपवर्तनांक। बताओ लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? अगर लिखा हो WNG, बताओ क्या हो जाएगा? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है। AND, अब बताओ D फॉर डायमंड, और डायमंड मतलब हीरा। अब बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। अच्छा, अगर लिखा हो DNE, जिसकी आवाज नहीं है उसे यही बुला लेंगे, ध्यान रखना। जिसने नहीं बोला बताओ DNA का मतलब? वो जिसकी आवश्यकता से ज्यादा निकली तो उसे भी बुला लेंगे, है ना। तो फिर उसका आना होता है। हाँ, अब सुनो बेटा, DN, DNA कुछ ऐसा होता है ना, डीऑक्सीराइबोज, वो बात बायोलॉजी में करना। DNW, बताओ इसका मतलब? डायमंड। अच्छा ठीक है, तो अब आप लोग जो है कोई भी वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे, समझ पाएंगे, समझ जाएंगे। लिख लो इसमें से जितनी आवश्यकता हो, 2 तो कम से कम लिखना ही है, ठीक है। इसके बाद ज्यादा आपको अपनी मर्जी जितना कह रहा है उतना सुनो। इसमें से 2 को आपको रिप्रेजेंट करके तो लिखने ही लेना है, जिससे कि बाद में अगर कभी भूल जाओ तो पुनः हम याद कर लें। अगली लिखो अपवर्तनांकों में संबंध। लिखो जल्दी से। टाइम हो गया? तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बकाया नेक्स्ट टाइम पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।